एक एक वर्ड पहले क्लियर कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वर्ड को पढ़ा था क्या किसी ने? ठीक है, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि आनुवांशिकी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जेनेटिक्स के जनक कौन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब किसी वर्ड के पीछे लगा देते हैं फादर यानी कि पिता, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा खोजबीन करने वाले सबसे पहले तो, दूसरा कि सर्वप्रथम बताने वाले भी होंगे, तभी तो उनको क्या बोला है हमने, खोजकर्ता बोला है, या तो फादर बोला या पिता बोला। ठीक है, याद रखिएगा कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, जनक यानी कि इसके खोजकर्ता, इसके फादर। सबसे पहले इस बात को किसी ने यदि समझा है तो वो कौन है, मेंडल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ और भी बातें हैं, जैसे आपके बुक में ना, इसको शॉर्ट में खत्म करते, देखो बुक में दे रखा होगा अंडरलाइन करके, या फिर लिखना होगा तो लिख के खत्म कर लो फटाफट। करें, अब मेंडल साहब को क्यों दिमाग में रखा है, क्योंकि सबसे पहले बताने वाले कौन थे। जैसे आपने ना न्यूटन साहब का नाम सुना था क्या, जिसमें पढ़ा भी होगा कि मतलब जो भी है, रीजन है ना कि आप लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है ऐसा। बाकी तो ऐसे तो सब भूल जाते हैं, तो उनको फिर क्या भूलने में दिक्कत है। अच्छा, फादर को याद रखे, चलो अच्छी बात है, याद रखें। तो बाकी तो लक्षण है कि भूलने वाली है। तो वहां पे उन्होंने क्या, भाई सबसे पहले हम उन फिजिक्स में कभी भी कोई भी टॉपिक याद आए ना आए, लेकिन न्यूटन साहब याद आ जाते हैं। रीजन है कि काफी ज्यादा चर्चित व्यक्ति थे, है ना। गति के बारे में भी इन्होंने जो रूल्स दिए हैं, यानी कि मोशंस के बारे में जो भी चीजें, वो सब कुछ वही ने बताया। ठीक है, सबसे पहले गति को देखा भी किसने था, या फिर गति से भी पहले अगर मैं बात करूं ग्रेविटी को, तो ग्रेविटी को किसने देखा था, न्यूटन ने ही देखा था। ठीक है, तो वैसे ही इस आनुवांशिकी को समझने वाले सबसे पहले कौन थे, मेंडल। ठीक है, इनसे पहले भी बहुत लोगों ने देखा, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने देखा, समझा, लोगों को बताया, समझाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल साहब को। दूसरा, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, कौन सा, आनुवांशिकी या तो जेनेटिक्स, ये वर्ड मेंडल साहब ने नहीं दिया था, बस उन्होंने बताया था। क्या बताया था, दो चीज। सबसे पहला वर्ड उन्होंने यूज किया था वंशागति, इनहेरिटेंस, और दूसरा वर्ड यूज किया था विविधता, वेरिएशन। ठीक है, अब ये दोनों बातें तो बताई उन्होंने, कहा कि भाई एक पीढ़ी है F1, ठीक है, और कहा कि इससे जो अगली पीढ़ी आ रही है कौन, F2, तो उन्होंने कहा ना कि यहां से यहां लक्षण जा रहे हैं, मीन्स कैरेक्टर। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, यानी कि दूसरी पीढ़ी में लक्षण किसका मिल रहा है, पहली पीढ़ी का मिल रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा जो जा रहा है उसको क्या कहेंगे, वंशागति कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। जाने के बावजूद भी क्या मिल रहा है कि यहां से यहां कुछ अंतर मिल रहा है। ठीक है, कुछ डिफरेंस मिल रहा है, और उस डिफरेंस को क्या कहा इन्होंने, विविधता कहा, वेरिएशन कहा। ठीक है, अब इसी बात को एक टॉपिक दे दिया गया, क्या, आनुवांशिकी, और इस आनुवांशिकी शब्द को, इस वर्ड को यूज करने वाले कोई दूसरे थे, और उनका नाम है बेटसन। अभी अभी आपने बेटसन का नाम लिखा है, ठीक है, तो बेटसन साहब को याद रखिएगा कि बेटसन ने बहुत कुछ किया, उसके साथ साथ इस वर्ड को भी देने वाले कौन थे, बेटसन ही थे। हालांकि जबकि इस वर्ड के अंदर आती है दो चीजें, वंशागति और विविधता, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था किसने, मेंडल। डन, दोनों चीजें बता चुके हैं आप लोगों को कि ये वंशागति का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी तक जाना या पहुंचना। ठीक है, विविधता का मतलब, वेरिएशन का मतलब क्या है कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी आती है तो दोनों पीढ़ियों में कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ अंतर होता है, उसी अंतर को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। याद रख लीजिएगा, साइड में कहीं हेडिंग में लिख लीजिएगा कि बेटसन है जिन्होंने ये वर्ड दिया था।
अब सीधा सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट, जो मेंडल साहब ने दिया था, या इससे पहले एक वर्ड कैनाबिलिक, कोई जानता है क्या? कैनाबिलिक पढ़ते ही फिर क्या है? कैनाबिलिक पढ़ा? नहीं पढ़ा। कैनाबिलिक से कुछ हिंट मिल रहा है? नहीं। चलो हम बताएं। देखिए, मनुष्य जो मनुष्य को खा जाए, है ना, यानी कि ह्यूमंस के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। बात समझे? बताया कि नहीं बताया मैंने? फिर तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कैनाबिलिक कहते हैं। अब ऐसे कैसे हो गया? कभी आपकी इच्छा होगी, वही लेग पीस रहेगा तो चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा देखो बच्चा आसान नहीं है, ठीक है। अब ऐसा आसान इसलिए नहीं है, सोचो कि ये था तो मनुष्य, ठीक है, और इसने दूसरे मनुष्य को मार करके खाना शुरू कर दिया। आखिर इसके अंदर ऐसे लक्षण आए कैसे? ठीक है, कुछ तो क्या हुआ होगा? चेंज आया होगा। जैसे अच्छा लड़का खराब हो जाता है और खराब लड़के अच्छे हो जाते हैं, रीजन कि उसके अंदर क्या आया होगा? चेंज आया होगा। ठीक उसी तरीके से मनुष्य जो है, सब कुछ सही से, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, वो आखिर मनुष्य को ही मारकर खाने लगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या आया होगा? कुछ उसके अंदर लक्षण चेंज हुए होंगे, कुछ उसके अंदर बदलाव आया होगा, ठीक है। और ये बदलाव कैसे आ गया? इस बदलाव को कहते हैं बच्चा हम लोग म्यूटेशन, हिंदी में कहते हैं इसको उत्परिवर्तन। और ये बदलाव अचानक से आते हैं, ये भी याद रखिएगा। म्यूटेशन जो होते हैं, म्यूटेशन का मतलब सीधा सीधा एक चीज कि वो चीज पहले से हमारे अंदर नहीं थी, ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि वो लक्षण, वो कैरेक्टर पहले से मेरे अंदर नहीं थी, अचानक मेरे लाइफ को स्पेंड करने के क्रम में, यानी कि मैं अपनी लाइफ को बिता रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली एक व्यक्ति का लाइफ का है, चलो 1 से 50 साल तक वो जिंदा है, तो क्या है उसका लाइफ टाइम? क्या है? 50 साल का है। उस 50 साल के बीच में उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आ गया जो पहले से नहीं था। वो बदलाव क्या होता है? अचानक। ये भी याद रखिएगा, ये बदलाव आता है अचानक। तो ऐसे बदलाव को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। कहीं पे आपने 9th और 10th में ना एक कविता पढ़ी होगी, उस कविता में ना अमेरिका ने जापान पर क्या किया था? परमाणु बम का अटैक किया था। खत्म करें आगे। अब मेंडल साहब की बातों को पढ़ना है, मेंडल साहब की थियरी को पढ़ना है। और एक बात मैंने हिंट किया था ना कि मेंडल साहब के मरने के बाद जो है उनको पुरस्कार दिया गया था। जीते जागते वो चिल्लाते रहे बहुत सारे साइंटिस्ट के पास जाकर के कि मैंने ऐसा चीज खोजा है, मैंने जेनेटिक्स को खोजा है। जेनेटिक्स नाम की कोई चीज होती है जिसमें 2 चीजें देखते हैं कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, प्लस चेंज भी आ रहा है। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया था इनके प्रैक्टिकल पे, इनके थियरी पे। अब सोचो कि जब उस समय के वैज्ञानिक को इनकी थियरी नहीं समझ में आई थी, और वो थियरी आपको समझना है। बात समझ में आई? आसपास के जितने भी उनके साइंटिस्ट थे, जितने भी दोस्त यार मित्र थे, उन्होंने सबको बताया अपने थियरी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन कोई भी समझ में नहीं पाया, ठीक है। जो समझ में वैज्ञानिक को नहीं आया वो आपको समझना है। तो तनिक सावधानी से, और एक एक वर्ड को पहले हम लोग क्लियर करेंगे। जिसमें सबसे पहला वर्ड है फैक्टर, हिंदी में कहते हैं कारक। सुनना ध्यान से। पता है इन्होंने एक वर्ड जो यूज किया था, वंशागति। वंशागति का मतलब कि भाई एक पीढ़ी है हमारे पास F1, और यहां से लक्षण जो है, कैरेक्टर जो है, किसके लक्षण, किसके कैरेक्टर?
F1 के कहां जा रहे हैं? F2 में। इनसे सवाल पूछा कुछ लोगों ने कि ठीक है भाई, आपने कह दिया कि एक पीढ़ी का लक्षण दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, चलो मान लिया कि जा रहा है, ठीक है, आप हमें इतना बताइए कैसे जा रहा है और कौन लेकर के जा रहा है। ये सवाल इनसे किया गया, ठीक है, कि ठीक है हमने आपकी बातें मान ली कि एक पीढ़ी का लक्षण दूसरे पीढ़ी में गया, कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है, आपने जो कहा सब सही है, लेकिन हम ये तब मानेंगे जब आप हमें ये साबित करके दे देंगे कि ये कैसे गया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और गया है तो कौन लेकर के गया। ठीक है, तो चलो ये सवाल हो गया इनके लिए। अब इनका स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था। क्वेश्चन क्या था कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है, जो वंशागति हो रहा है, इसका मतलब कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो सवाल क्या बना इनके लिए, कैसे, और दूसरा सवाल कौन लेकर के जा रहा है। आइए देखते हैं इन्होंने जवाब क्या दिया। ठीक है, इन्होंने कहा सीधा सीधा कि कुछ रसायन है, रसायन माने केमिकल्स, ठीक है, कुछ रसायन है, कुछ केमिकल है जो लक्षण को F1 से F2 तक लेकर के जा रहे हैं। बेचारे यहीं से फेल होने की शुरुआत हो गई इनकी। ठीक है, ये क्लियर नहीं कर पाए कि कैसे जा रहा है और कौन लेकर के जा रहा है। ठीक है, इस बात को साबित करने के लिए वापस एक वैज्ञानिक आए, जोहानसन। ठीक है, अभी अभी नाम भी लिखा है आपने। ठीक है, जोहानसन ने कहा, बोला बाबा ऐसा है, नहीं लिखा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जोहानसन जब आए तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है ना, एक चीज आप मिस कर रहे हैं। आप जिसको ये कह रहे हैं ना कि कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, ये कुछ है जरूर, लेकिन वो कुछ है कौन? जीन। बात पल्ले पड़ी। ठीक है, बस देखो इसी तरह की कहानी समझना। ये फैक्टर वर्ड किसने दिया? मेंडल ने। किसको दिया था फैक्टर वर्ड? जीन को। इनको खुद ही नहीं मालूम था कि इसको हम क्या कहना है, जीन कहना है। तो नहीं इनको जानकारी लगा, इन्होंने नामांकन नहीं किया इसका। तो उस समय इन्होंने कहा कि कुछ कारक हैं, कुछ फैक्टर हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं कि लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को क्लियर रिपोर्ट में किसने दिया था? जोहानसन ने। इन्होंने इस बात को साबित भी किया, बताया भी कि जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा कैसे रहे, तो जिन की सहायता से। ठीक है, और कैसे जा रहा है, तो जैसे ही हम बात करते हैं क्या कि एक नर और एक मादा, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। अब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं ना, तो 23 क्रोमोसोम यहां से आएंगे और 23 इधर से आ जाएंगे। फिर जब ये मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? 23 दूनी के 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं हमारे अंदर? 46 हैं, जिसमें से 23 किधर से आए हैं? पिता से। 23 कहां से आए हैं? माता से। ठीक है, और जो आया है वो कौन है? क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम बना होता है किसका? डीएनए का। उस डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। तो ये सारी बातें क्लियर करके दी किसने? जोहानसन। बात समझ में आई? तो ये इनका पहला वर्ड है मेंडल साहब का, क्या? फैक्टर। ये पहला वर्ड याद रखिएगा। जो भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं ना, अचानक से ये कई बार चैप्टर आपके सामने आ जाएगा, हालांकि पढ़ रहे हैं चैप्टर से ही संबंधित बातें, लेकिन अभी हमने पैटर्न फॉलो नहीं किया कि इसके बाद ये पढ़ना है। हम पहले चैप्टर में जो जो वर्ड यूज होने वाले 5-6 वर्ड ऐसे हैं जो काफी ज्यादा भयंकर हैं, जिसमें से सबसे पहले की शुरुआत हुई है क्या? फैक्टर। अभी दूसरे में ही आपका माथा चकराने वाला है। हाँ, देखो एक चीज बताना भूल गया, कोई बात नहीं, इसके बाद बता देते हैं। देखो अभी अभी हमने क्या बोला कि ये जो जीन, बातें नहीं, इसी को नाम दिया था क्या? कारक, फैक्टर। किसने नाम दिया था? मेंडल ने। और ये जीन वर्ड किसने यूज किया? जोहानसन ने। बातें सेम है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं प्याज, महाराष्ट्र में चले जाओ तो वहां पे कहते हैं कांदा। ठीक है, तो बस बात नाम का अलग है, बाकी दोनों ने समझाया वही चीजें थी। मेंडल ने भी कहा कि भाई ये जो कारक है यही है जो क्या कर रहा है, अगले पीढ़ी में लेकर के जा रहा है, बस इसको नाम दे दिया किसने? जोहानसन ने। कहा कि ये जो आप कारक कारक कह रहे हैं ना, ये कारक नहीं है, ये कौन है? जीन। डन।
अब इस जीन को ना कुछ सिंबल दिए गए थे, सिंबल यानी कि चिन्ह। हर चीज का एक चिन्ह होता है, जैसे हमने लिख दिया नर, इस नर का सिंबल है क्या, ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही जो जीन है, इस जीन को सिंबल देने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था टीएच मॉर्गन। तो याद रखिएगा एक बात और, कि जीन को सिंबल देने वाले कौन थे, टीएच मॉर्गन, ठीक है। सिंबल कैसे दिया, क्या किया इन्होंने, जैसे क्या मेरी लंबाई है कुछ, ठीक है। तो लंबाई अगर मेरी है, मैं लंबा हूं सपोज, तो मैं लंबा हूं तो क्या इसके लिए कुछ कारक लगेगा या जीन लगेगा, दोनों बात तो सेम ही है, ठीक है। तो या तो हम कारक लिख लें या लिख लें क्या यहाँ पे जीन, कि मेरे अंदर कोई तो एक ऐसा जीन होगा जो मेरे हाइट को मैनेज करेगा, कि मेरी हाइट कितनी जाने वाली है, 5 फीट होने वाला है, 6 फीट होने वाला है। और ये लक्षण कहां से आया होगा, मेरे माता और पिता से आया होगा, यानी कि मेरे माता और पिता से बहुत सारे गुणसूत्र आए होंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम आए होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आए हैं, 23 और 23। इस 23 में और 23 को मिलाकर के बोला कितने गुणसूत्र, 46, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम कह दे कि डीएनए की संख्या कितनी आई है मेरे माता पिता से, 92, कई दफा बताया है आप लोग को, ठीक है, कि एक क्रोमोसोम जो होता है ऐसे एक्स आकृति का होता है। ये हो गया क्या, एक क्रोमोसोम। अगर आप इसको खोल दोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक धागा ये और ये एक धागा दिखेगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कह सकते हैं, डीएनए कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने हैं मेरे पास, 46, ठीक है। और जब एक क्रोमोसोम को खोलते हैं तो कितना डीएनए बनता है, 2, तो 46 गुणे 2, टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने हो जाएंगे, 92। और इसी डीएनए को एक और नाम देते हैं क्रोमैटिड, आएगा सब कुछ कहानी, हालांकि ये बात पहले बताया था इसलिए दिमाग में था। चलो, डीएनए कितने हैं हमारे पास, 92। अब इस डीएनए में ना बहुत सारे मिल रहे हैं जीन, बहुत सारे, जिसमें से मैं केवल एक जीन की बात कर रहा हूं। एक जीन मेरे अंदर ऐसा होगा जो मेरे लंबाई को सुनिश्चित करेगा, मेरे लंबाई को फिक्स करेगा, और वो किसके अकॉर्डिंग, मेरे माता और पिता के लक्षणों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं कहूं सीधा सीधा कि चलो ये पिताजी हो गए, ये माताजी, ठीक है। अब पिताजी हाइट में लंबे हैं और माताजी हाइट में थोड़ी कम है, ठीक है। तो लंबे है ना, तो लंबे के लिए क्या कोई जीन होगा, ठीक है। उस जीन को मॉर्गन साहब ने क्या दे दिया था, चिन्ह दे दिया था। और लंबाई का जो जीन होता है उसको लिखते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी से, ठीक है, या फिलहाल अभी कैपिटल टी रखो, कैपिटल टी। जो हाइट में कम है उसको क्या लिखते हैं, स्मॉल टी। इधर लिखा कैपिटल टी, इधर लिखा स्मॉल टी। ये हमने क्या किया, इनको सिंबल दिया, और यही सिंबल देने का काम किया था किसने, टीएच मॉर्गन। इसके आगे की कहानी आपको नहीं बता रहा, बस केवल इतना याद रखिएगा कि जो भी जीन है उस जीन को सिंबल दिया जाता है कुछ इस तरीके से, और ये सिंबल देने का काम किसका था, मॉर्गन साहब, ठीक है। मिटाए या इसको भी लिखना है, खाली इतना याद रख लो, जीन को सिंबल देने का काम किसने किया था, मॉर्गन ने। दूसरा वर्ड लिखें, माथा घुमाएगा दूसरा वर्ड आपका, एलील। और याद रखिएगा ये वर्ड समझा, लगभग चीजें आसान हो जाएंगी इस चैप्टर में, केवल इस वर्ड के वजह से, एलील के वजह से, जिसको हम हिंदी में भी एलील कह सकते हैं, और शुद्ध हिंदी में कहना हो तो क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तनिक ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु, एक जोड़ी जीन, ठीक है, वन पेयर्ड
जीन इज नोन एज अ एलील। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक एलील जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक लक्षण के लिए। बात समझे? मैंने लिखा है क्या, एक एलील जिम्मेदार है हमारे शरीर में एक लक्षण को दिखाने के लिए। ठीक है, मैं इसको ना कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक जोड़ी जीन हमारे बॉडी में या हमारे अंदर एक लक्षण को फिक्स करता है। ये दोनों एक ही बातें हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इससे ऊपर में हमने क्या लिखा है कि एक एलील जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक जोड़ी जीन। तो या तो मैं ऐसा लिखूं कि एक एलील की वजह से हमारे अंदर एक लक्षण आता है, या फिर ऐसा लिखूं कि एक जोड़ी जीन की वजह से हमारे अंदर क्या आता है, एक लक्षण आता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात किया था ना कि मैं चलो कलर में सांवला हूं, तो सांवला हूं तो सांवला क्या है, एक लक्षण है। ठीक है, और वो लक्षण कैसे आया होगा, तो मेरे अंदर मिल रहा होगा क्या, एक एलील। और वो एलील किस लक्षण को डिसाइड कर रहा होगा, मेरे त्वचा के रंग को डिसीजन ले रहा होगा। या तो फिर ऐसा कहूं कि मेरे अंदर एक जोड़ी जीन ऐसा है जो मेरे त्वचा के रंग को फिक्स कर रहा है, त्वचा के रंग को निर्धारित कर रहा है। अब बताओ कि अगर आपके अंदर 1000 कैरेक्टर है, 1000 लक्षण है, तो आपके अंदर नंबर ऑफ एलील्स कितने होंगे, 1000। ठीक है, यानी कि एक एलील एक लक्षण दिमाग में रख लेना, एकदम परफेक्ट। या तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक जोड़ी जीन एक लक्षण। डन है? अब ये लक्षण आ कैसे जाते हैं और एलील बनते कहां पर है? ठीक है, उस बात को जरा समझना। आपके अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 46। हर बार जितनी बार आपने 46 कहा है, लगभग लगभग हमने टोका है और कहा है कि 46 से बेहतर होगा कहना क्या, 23 जोड़ी। ठीक है तो 46, लेकिन 46 से भी ज्यादा बेहतर है कि हम क्या कहें कि 23 जोड़ी है, 23 पेयर्ड है हमारे पास। ठीक है, ऐसा पता है क्यों? 23 किधर से आए थे? पिता से। 23 कहां से आए थे? माता से। चलो इधर पिता हो गए और इधर माता हो गए। ठीक है, अब 23 आए थे, अगर मैं इनको नंबरिंग देना चाहूं, क्रोमोसोम फर्स्ट, क्रोमोसोम सेकेंड, ऐसे ही करते करते थर्ड, और ऐसे ही करते करते कहां पहुंच जाएंगे, 23 पर आ जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते कितने हैं हमारे पास, 23, जो कहां से आए हैं, पिता से आए। ठीक है, ऐसा ही काम हुआ होगा यहाँ, नंबर ऑफ 1 2 3, फिर उसके बाद 23, फाइनली 23 तक आ जाएंगे। ये 23 किधर से आए हैं, माता से। ये 23 कहां से आए, पिता से। अब अकॉर्डिंग टू नंबर सारे के सारे हमारे अंदर है, और टोटल को मिला के हम कितना कहते हैं, 46। 46 ना कहिए बाबू, सीधा सीधा क्या कहिए, 23 जोड़ी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जाकर के अपनी जोड़ी बनाते हैं। क्रोमोसोम 1 जो होगा वो जोड़ी बनाएगा किसके साथ, 1 के साथ। क्रोमोसोम जो 2 होगा वो जोड़ी बनाएगा किसके साथ, 2 के साथ। वैसे ही 3 वाला 3 के साथ, 4 वाला 4 के साथ जाकर के क्या बनाएगा, जोड़ी। ये नहीं कि क्रोमोसोम 1 जाकर के दूसरे के साथ जोड़ी बनाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा क्रोमोसोम जो क्या है, देखो तो जोड़ी में है क्या। ठीक है, क्रोमोसोम 1 यहां भी क्या है, क्रोमोसोम 1, ये भी जोड़ी में है क्या। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं हम लोग होमोजाइगस क्रोमोसोम। ठीक है, हिंदी में कहते हैं समजात गुणसूत्र। बस याद रखिएगा, यहां तक की बात है।